अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्लामिक रिपब्लिक को फिर जीवन दान दिया, सप्ताहांत के हमले रद्द कर दिए और हुआ यूं। एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है। मैं एमिली श्रेडर हूं। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर इजराइल के साथ मिलकर इस्लामिक शासन के ऊर्जा ढांचे पर हमले की धमकी दी। अब यहाँ इजराइल में हम सब ऐसे हमलों के लिए पूरी तरह तैयार थे जो शासन की इस युद्ध को जारी रखने की क्षमता को सच में कमजोर कर सकते थे, और यही शासन करना चाहता है। लेकिन हमेशा की तरह आखिरी पल में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीछे हटने का फैसला किया और हमले रद्द कर दिए, ये घोषणा करते हुए कि पाकिस्तान और कतर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि एक समझौता होने ही वाला है। एक समझौता जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से फिर से खोल देगा, जो अब तक नहीं हुआ है, और शासन के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जो ये भी अब तक नहीं हुआ है। मानो वही पुरानी कहानी फिर दोहर रही हो। डोनाल्ड ट्रंप फिर उसी जाल में फंस रहे हैं कि उन्हें नहीं पता वे शासन को क्या संदेश भेज रहे हैं। वे उनके कारणों और तर्क का सम्मान नहीं करते, वे ताकत का सम्मान करते हैं। याद दिला दूं, उसी घोषणा से कुछ घंटे पहले वही शासन धमकी दे रहा था कि अगर हमले हुए तो वे इजरायली गैस क्षेत्रों को राख कर देंगे। IRGC से जुड़े मीडिया पहले ही टारगेट लिस्ट जारी कर चुके थे, जिसमें दिखाया गया था कि इजराइल, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और UAE में उनकी मिसाइलें कौन-कौन सी ऊर्जा सुविधाओं तक पहुंच सकती हैं। कुवैत की वायु रक्षा ने अभी ईरानी ड्रोन को रोक लिया जो उनके देश को निशाना बना रहे थे। एक ऐसा हमला जिसे शासन ने स्वीकारना भी नहीं चाहा, क्योंकि अगर वे इसे स्वीकार करते तो व्हाइट हाउस को जो कहानी वे बेच रहे हैं वो पूरी तरह से बिगड़ जाती कि वे किसी चमत्कारी तरीके से समझदारी दिखाने के लिए तैयार हैं। हकीकत ये है कि एक बार फिर शासन और उसके इस्लामी दोहरे चेहरे वाले डरपोक और भ्रष्ट साथी पाकिस्तान और कतर में बातचीत करके उस हमले से बच निकले जिससे शासन डरा हुआ था, और एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें ऐसा तरने दिया। क्या हम इससे अब तक तंग नहीं आ चुके हैं? इस महीने भी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर ऐसी बेवकूफी की है और वजहें और खराब होती जा रही हैं। जुलाई में 13 रातों की बमबारी के बाद ट्रंप ने कहा कि शासन बातचीत चाहता है और अचानक बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की योजना रोक दी। असल में उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसी हफ्ते खबर आई कि पेंटागन अपनी मिसाइल इंटरसेप्टर तेजी से खत्म कर रहा है। सोचिए, इसका फायदा किसे हुआ? हाँ, ईरान के इस्लामी शासन को। तेहरान भी वही अखबार पढ़ता है जो हम पढ़ते हैं। जब अमेरिकी अधिकारियों ने हमारे इंटरसेप्टरों की कमी कितनी है ये ठीक प्रेस को लीक किया, उन्होंने शासन को बताया कि रक्षा प्रणाली को मात देने के लिए कितनी मिसाइलें और ड्रोन्स चाहिए। वॉशिंगटन में किसी ने ये बात खुलकर कह दी। इसी दौरान व्हाइट हाउस में तर्क बदल रहे हैं। पहले ये शांति के लिए था, फिर एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि पिछली बार के हमलों ने पहले ही उदाहरण ईरान की शिपिंग को धमकी देने की क्षमता को कम करने का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अब इस वीकेंड वजह ये बताई जा रही है कि तेहरान ने होर्मुज और परमाणु कार्यक्रम पर एक बड़े समझौते का वादा किया है। ये एक ही फैसले के लिए जो राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया था, यानी पीछे हटने का, एक हफ्ते से भी कम समय में 3 अलग-अलग बहाने हैं। शायद इसी वजह से कुछ आलोचकों ने ट्रंप को टाको कहा है, मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी ट्रंप हमेशा पीछे हटते हैं। TACO। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि असली वजह का मिसाइल की संख्या से कोई लेना देना है। मुझे लगता है कि वो बार-बार रुकते हैं क्योंकि उन्हें सच में, लेकिन गलत तरीके से, ये विश्वास है कि वो शासन में किसी से कोई सौदा कर सकते हैं। लेकिन आइए इस बारे में स्पष्ट रहें, शासन में कोई भी गुट ऐसा नहीं है जो अपनी सत्ता को छोड़ने के बारे में गंभीर हो, और अगर कोई होता भी तो भी फैसले वाहिदी और IRGC ही लेते हैं। शासन पश्चिमी वार्ताकारों को नरमपंथियों का मिथक बेचता है ताकि पश्चिम को उम्मीद रखने का मौका मिले। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सर्वोच्च नेता, IRGC, वे सब एक जैसे हैं, एक ही शासन व एक सा लक्ष्य रखते हैं, और उनका मकसद कभी सह अस्तित्व नहीं रहा। अगर ट्रंप सोचते हैं कि समझौता संभव है तो वे मूल रूप से ये नहीं समझते कि ये शासन क्या है। किसी समझौते की तलाश करना एक बंद रास्ता है। ये हमेशा से ही एक बंद रास्ता रहा है, और हर बार जब हम इसके विपरीत दिखावा करते हैं तो हम उन्हें और समय दे रहे होते हैं। जमीन पर नतीजे हमेशा एक जैसे रहते हैं। शासन सत्ता में बना रहता है, जिससे और ईरानी लोग मारे जाते हैं, जबकि वॉशिंगटन की हिचकिचाहट का नुकसान आम लोग उठाते हैं, न कि फैसले लेने वाले अधिकारी। ये आम ईरानी और मध्य पूर्व के लोग हैं जिन्हें ये शासन लगातार सताता है। ईरानियों को ये शासन बार-बार फांसी देता है। जहां तक फांसियों का सवाल है, हर दिन और ईरानियों को फांसी दी जा रही है। इस हफ्ते 19 साल के अरविंद को जनवरी बगावत के दौरान गिरफ्तार कर शासन की अदालत ने ईश्वर के खिलाफ युद्ध का दोषी ठहराया, और पिछले सप्ताह उन्होंने उसे उत्तरी ईरान की जेल में फांसी पर लटका दिया।
एक किशोर को सिर्फ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए फांसी दे दी गई। आज सुबह उम्मीद बेजाद और पूरिया सव्वत को गुप्त रूप से फांसी दे दी गई। दोनों को 12 दिन की जंग में गिरफ्तार कर इजराइल के लिए जासूसी का दोषी ठहराया गया था। ना कोई मुकदमा, ना कोई सार्वजनिक सुनवाई, ना कोई घोषणा, कुछ भी नहीं। बस शासन की अपनी न्यायपालिका ने यह पुष्टि की कि उन्होंने उन्हें पहले ही फांसी दे दी थी। ये अभी हो रहा है, आज जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उससे कुछ दिन पहले ही पूरी दुनिया ने देखा कि ये फांसियां असल में मौके पर कैसी दिखती हैं, क्योंकि इस्फहान में हमने सैकड़ों लोगों को सुबह होने से पहले इकट्ठा होते देखा, जो दो नौजवानों की फांसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को इस्फहान और अली खामने चौक पर जनवरी के विरोध में शामिल होने पर मौत की सजा मिली। उस चौक की वीडियो देखना मुश्किल है। अंधेरे में भीड़ IRGC बलों को बेशर्म कहकर नारे लगा रही है और गुहार लगा रही है कि ऐसा ना हो। लेकिन सुरक्षा बलों ने विरोध को हिंसक ढंग से दबाया और दोनों को उसी चौक में सबके सामने फांसी दे दी। यही इन सार्वजनिक फांसियों का मकसद है। ये एक नाटक है और दर्शक हैं हर वो ईरानी जो देख रहा है। अब मुझे आपको ये समझाना है कि ये सब कुछ एक बार की बात नहीं है। सिर्फ जुलाई महीने में ही शासन ने कम से कम 67 कैदियों को फांसी दी। इनमें से 9 राजनीतिक कैदी और विवेकबंदी थे। और इस संख्या के बारे में एक बात है जो आपको वाकई डरा देनी चाहिए, क्योंकि इन 67 में से केवल 8 की ही आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। बाकी सबको गुप्त रूप से फांसी दी गई। न परिवार को कोई सूचना, न आखिरी मुलाकात, बस गायब कर दिया गया। तेहरान अभियोजक कार्यालय ने घोषणा की है कि जो भी इन फांसियों की सार्वजनिक निंदा करेगा उस पर आपराधिक कार्रवाई होगी। दर्जनों और प्रदर्शनकारियों को जल्द फांसी दी जानी है। अब इसे उस सब से जोड़िए जो हमने पहली कहानी में बताया था, क्योंकि ये फांसी देने का सिलसिला वॉशिंगटन के नरम रुख के बावजूद नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉशिंगटन नरम रुख अपना रहा है। ईरान में दमन हर बार और भी खराब होता है, खासकर जब शासन सोचता है कि वो बच जाएगा। ट्रम्प जब किसी सौदे के लिए हमला रोकते हैं जो जाहिर है कभी साकार नहीं होगा, जब असली नतीजों का खतरा आखिरी पल में हटा लिया जाता है, तो मुल्ला इसे नर्म होने का न्योता नहीं समझते। वे इसे अपने हिसाब से सफाई करने की इजाजत मानते हैं। एक ऐसा शासन जो मानता है कि उस पर डाले गए हर दबाव से वो बच जाएगा, उसके पास जनवरी की बगावत के जितने भी गवाह हैं उन्हें फांसी देने की पूरी वजह होती है, इससे पहले कि कोई उसे रोकने के लिए मजबूर करे। यही पैटर्न है। वॉशिंगटन का कमजोर दबाव ईरानियों की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि शासन को आत्मविश्वास देता है, जिसकी कीमत ईरानी जनता इस्फहान के अली खमनेई चौक पर फांसी चढ़कर चुकाती है। अब बात करते हैं कि से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो यही विचारधारा अगली पीढ़ी तक ले जाए, क्योंकि ये ईरान तक सीमित नहीं है। अब वक्त है द गुड, द बैड और द अगली का, और हमेशा की तरह पॉजिटिव नोट पर खत्म करने के लिए चलिए हफ्ते की बुरी खबर से शुरू करते हैं और अच्छी खबर के साथ खत्म करेंगे। सबसे पहले कल यूके में किसी तरह के फिलिस्तीनी युवा आंदोलन के समर कैंप की ये चौंकाने वाली फुटेज सामने आई। जरा देखिए। अनुवाद। शायद ये ब्रिटिश बच्चे किसी समर कैंप में हैं, जिन्हें नारा लगाने को कहा जा रहा है, हम जायोनिज्म को कुचलेंगे, युवा उठें, हमारी क्रांति अरब क्रांति है। सच में? अब यहाँ सबसे पागलपन वाली बात यह है कि ये कोई हाशिए की अलग थलग घटना नहीं है। फिलिस्तीनी युवा आंदोलन की अपनी सामग्रियां अपने सदस्यों को राष्ट्रीय मुक्ति और वापसी के लिए प्रतिबद्ध करती हैं और निश्चित रूप से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने को अस्वीकार करती हैं। वे अब पश्चिमी दुनिया के कैंपसों में भी धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। ये फुटेज देख किसी को भी परेशान होना चाहिए। ये एक ऐसे आंदोलन का सीधा परिणाम है जिसने अपनी पूरी पहचान अगली पीढ़ी को ये सिखाने के इर्द गिर्द बनाई है कि इस्लामी सर्वोच्चता और फिलिस्तीनी अस्वीकार एक अच्छी बात है। ये एक घिनौना क्लिप है जो युवाओं को जीवन भर की नफरत के लिए ब्रेन वॉश करने जैसा लगता है, और ये अभी ब्रिटेन में अंग्रेजी में हो रहा है। जब इंग्लैंड की बात हो रही है तो चलिए ऑक्सफोर्ड चलते हैं। ये सच में खास है। जून में जिस रात मैंने खुद बहस की थी, उससे ठीक पहले ऑक्सफोर्ड यूनियन ने यह बहस की थी कि क्या पश्चिम को इस्लाम पर संदेह करना सही है, जिसमें टॉमी रॉबिन्सन, लॉरेंस फॉक्स और जोनाथन सैचरडॉडी प्रस्ताव के पक्ष में थे। विपक्ष में हमने ऑक्सफोर्ड की छात्रा आयशा खान अजीज को टॉमी रॉबिन्सन को धमकाते देखा। उन्होंने कहा कि उदार मुस्लिम अध्यक्ष अरवा अल रईस ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, वरना वो उद्धरण बिल्कुल सचमुच बाहर मौजूद हिंसक इस्लामवादी भीड़ द्वारा पकाए जाते। देखिए। स्टीवन यैक्सली लेनन, जिन्हें उनके हुरदंगी टॉमी रॉबिन्सन के नाम से जानते हैं,
स्टीवन, आज रात बाहर तुम्हारे खिलाफ दंगा कर रही भीड़ है, और अगर एक मुस्लिम फिलिस्तीनी अध्यक्ष और ज्यादातर दक्षिण एशियाई कार्यकारी समिति की सुरक्षा और उदारता न होती तो तुम बुरी तरह फंस जाते। तो कमरे में मौजूद लोगों ने उनकी तारीफ में तालियां बजाईं। उन्होंने सचमुच उस महिला के लिए ताली बजाई जो ये तर्क दे रही थी कि इस्लाम पर शक करना गैर तार्किक है, जबकि उसी वक्त एक मेहमान से कह रही थी कि अगर सुरक्षा ना हो तो इस्लाम की आलोचना करने की वजह से उसका सचमुच काम तमाम हो जाएगा। उन्हें रॉबिन्सन की जरूरत भी नहीं पड़ी अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि उन्हें खुद को कैमरे पर दिखाना था और अजीब तरह से इसके लिए उन्हें तालियां भी मिल गईं। प्रस्ताव 57 के मुकाबले 41 से हार गया ऑक्सफोर्ड यूनियन में, लेकिन वोट मायने नहीं रखता। उन्होंने खुद को गलत साबित कर दिया। मुझे कहना होगा कि प्रस्ताव पक्ष ने शानदार काम किया और ऑक्सफोर्ड यूनियन ने 6 हफ्तों तक फुटेज जारी करने से इनकार किया जब तक जॉनथन ने अपनी रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं की। क्या यही वो चीज थी जिसे वे छुपाना चाहते थे? ये मामला व्यक्तिगत हो जाता है, क्योंकि मैंने अगली ही रात उसी यूनियन में बहस की थी जिसमें प्रस्ताव था कि इजराइल ने कभी फिलिस्तीन के साथ शांति नहीं चाही। उस रात मुझे भी अपनी सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्ड्स की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि मुझे धमकियां मिली थी। मुझे फिर वही एक तरफा लोगों से भरा हॉल, वही पैटर्न और यूनियन की अध्यक्ष अरवा एल रईस मिली जो इजराइल की शांति ना चाहने की बात कर रही थी। मेरी बहस अब तक सामने नहीं आई। अजीब है ना? सोचती हूँ वे क्या छुपा रहे हैं। खैर, जब भी वे आखिरकार उसे अपलोड करेंगे तो मेरे पास उस बारे में और भी बातें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। खैर, अब हमारी अच्छी कहानी की ओर बढ़ते हैं आखिर में, लेकिन कम अहम नहीं, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट से ही है। मुझे लगता है उस रात ऑक्सफोर्ड में सबसे अच्छा पल लॉरेंस फॉक्स ने दिया, जिसे ध्यान से देखना चाहिए। आइए इसे सामने लाते हैं, ठीक है। 78% ब्रिटिश मुसलमानों का मानना है कि किसी भी प्रकाशन को मोहम्मद की तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। पश्चिम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर इस्लाम का कड़ा विरोध करना चाहिए। तो अब ये कार्टून देखिए, सही है ना? और अब समय आ गया है दिखाने का कि मैं झुकूंगा नहीं। मैं दूर दराज की जगहों के धार्मिक कानूनों का पालन नहीं करूंगा। अब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि मैं इसे ना दिखाऊं क्योंकि परिवार में इसके परिणामों का डर है, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैं पहले ही इस्लाम के आगे झुक चुका हूं। तो हम यहाँ हैं। क्या इतना काफी नहीं है? क्या ये काफी नहीं कि इस बहस में बुलाने वाली टीम की आधी सदस्य मुस्लिम महिलाएं थीं जो आपकी बात सुनना चाहती थी? क्या एक मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में मैंने आपको इस कक्ष में आकर अपने तर्क रखने का निमंत्रण नहीं दिया? क्या यह आपके लिए पर्याप्त प्रमाण और सबूत नहीं है कि हम सच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं? अगर ऐसा ना होता तो मैं मुक्त अभिव्यक्ति वाली संस्था की अध्यक्ष नहीं बनती। धन्यवाद लॉर्ड। क्या मैं बहुत धन्यवाद। क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? माफ कीजिए। व्यवस्था का प्रश्न उठी है। मैं अगले लाइब्रेरियन को सुनूंगा। काफी समय हो गया है जब मैं सदन में था और मुझे नियम याद थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में हम खुद को हाउस ऑफ कॉमन्स के अनुसार ढालते। प्रॉप्स की अनुमति नहीं है। क्या ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी यही नियम है? ये सोच रहा हूं। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दे रहा हूं। सदन नियमों में प्रॉप्स पर रोक नहीं है, लेकिन श्री फॉक्स को सुझाव है कि वे अपनी बात रखें और आगे बढ़ें। मैं बोल ही रहा था तभी व्यवस्था का प्रश्न उठ गया। इसी भावना से मैं नहीं झुकूंगा। मैं आपको एक अंग्रेज के रूप में दिखा रहा हूं जो अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करता है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं सिर ही झुकाऊंगा। जैसे ही फॉक्स कहते हैं कि वो मोहम्मद की एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, कमरे को देखिए। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। लोग उन्हें टोकने लगते हैं, उनसे रुकने की गुहार लगाने लगते हैं। अचानक नियमों पर सवाल उठता है कि प्रॉप्स की अनुमति है या नहीं, जबकि उन्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इसके खतरे ने कमरे को चुप करा दिया, जबकि लोग पूरी रात कहते रहे कि पश्चिम को चिंता नहीं करनी चाहिए। यही बहस का सार है। ये साबित हो गया बिना उसके वाक्य को पूरा किए ही। उसे बहस में हर बिंदु पर जीतने की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक चित्र की ओर इशारा करना था, सचमुच एक चित्र, और पूरे कमरे को यह स्वीकारते देखना था कि ईश निंदा से लोगों को डरना चाहिए, वो भी ऐसे संघ में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। सच में आप एक स्वतंत्र समाज नहीं बना सकते जहां ईश निंदा जैसी कोई अवधारणा मौजूद हो, जहां पढ़े लिखे वयस्कों से भरा कमरा सिर्फ एक कार्टून के विचार से घबरा जाए। फॉक्स ने कुछ ही मिनटों में यह साबित कर दिया, जब उन्होंने दर्शकों को उनके लिए यह साबित करने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल शानदार किया आपने लॉरेंस फॉक्स, बहुत अच्छा किया। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे एक्स या इंस्टाग्राम पर एमिली के श्रेडर के नाम से फॉलो करें। अगले हफ्ते एक्सेस ऑफ ट्रूथ पर जैनिस चैनल पर मिलूंगी।